डियर स्टूडेंट, मैं सुनील भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीएड सेकेंड सेमेस्टर में ज्योग्राफी सब्जेक्ट के सेक्शन में आज हम लोग एक नए टॉपिक से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में पेडागोगी ऑफ ज्योग्राफी के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर के 2 क्लास मैंने लिए थे और दोनों में ये स्थिति स्पष्ट की थी, क्लियर की थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, what is the characteristics of latitude and longitude और what is the importance of latitude and longitude। अक्षांश देशांतर का अर्थ क्या है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या इनका महत्व है हमारी दुनिया में, और सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी थी। कोई डाउट्स अगर है तो मैंने बताया था कि आप मैसेज कर सकते हैं भाई कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पर। इसका एक असाइनमेंट भी मैंने दिया था जिससे चीज़ें आपकी और बेहतर हो जाए। लॉन्ग या शार्ट आप किसी फॉर्म में लिखें, सारे क्वेश्चन अपने आप उसमें आ जाएंगे। लेकिन अभी किसी बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो कोशिश करिए कि उसको ईमानदारी से स्वीकार करें, क्योंकि टॉपिक आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो सेकेंड यूनिट में चूँकि आपका जो सब्जेक्ट सेक्शन है, मैंने पहले उसी को शुरुआत की चूँकि ये सबसे मेन सेक्शन है। तो आज नया टॉपिक आपके आगे आ गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। तो इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक आउटलाइन मैंने इसकी बना दी है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं चीज़ों को समझ लें, हिंदी वाले सेक्शन में उसको देखें और लिख लें। तो इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप पूरे लेक्चर को देखें और बात को क्लियर करें। तो मोशन ऑफ अर्थ में आपको बताना है कि पृथ्वी एक बाल के समान है। अपने एक्स पर, अपने धुरी पर वो वैसे घूमती जैसे लट्टू नाचता है, और उसी तरीके से वो सन के चारों ओर मूवमेंट भी करती है, रिवोल्यूशन भी करती है, परिक्रमण भी करती है। जैसे हम मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, मंदिर को अगर हम सन मान लें, आप अपने को अर्थ मान लें, तो आपका एक चक्कर एक रिवोल्यूशन कहलाएगा, परिक्रमण। और आप खुद भी घूमते जाएं, मंदिर के सामने भी घूमते जाएं, तो आपका घूमना कहलाएगा रोटेशन। तो इस तरीके से मोशन ऑफ अर्थ में पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। दोनों का क्या मतलब है, दोनों का क्या इफेक्ट है, ये सारी बातें क्लियर करनी है। देखिए, मोशन ऑफ द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट है रोटेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है परिभ्रमण। दूसरा है रिवोल्यूशन, जिसका अर्थ होता है परिक्रमण। तो मीनिंग ऑफ रोटेशन एंड मीनिंग ऑफ रिवोल्यूशन, सिंपल भाषा में हम समझाएं तो रोटेशन मीन्स मोमेंट्स ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सेस। पृथ्वी का अपने अक्ष पर, अपनी कक्षा पर, अपनी ध्रुवी पर वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करना। और इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका प्रभाव होता है कि दिन रात सुबह शाम होते हैं। अगर ये अर्थ है, ये अगर सन एक टार्च है, तो टार्च की रोशनी जहाँ सीधे पड़ेगी, पहले तो आधे में पड़ेगी, सामने वाला हिस्सा सिंबल ऑफ डे होगा, और जो पीछे का हिस्सा जहाँ सन की रे नहीं होंगी वो सिंबल ऑफ नाइट होगा। लेकिन अर्थ चूँकि मूवमेंट करती रहती है, तो जहाँ टार्च बिल्कुल सीधी पड़ेगी, जहाँ सीधी रे पड़ेंगी, जहाँ सीधी किरणें पड़ेंगी, वहाँ दोपहर के 12 बजे, वहाँ सूरज बिल्कुल सीधे होगा। जैसे ही उसके जस्ट अपोजिट साइड में रात के 12 होंगे, और जब आप पश्चिम से पूर्व चलेंगे तो आगे एक तरफ शाम के 6 बजेंगे और एक तरफ सुबह के 6 बजेंगे। इस तरीके से ये सब चलता रहता है। तो दिन रात सुबह शाम होना, इसका कारण है रोटेशन ऑफ अर्थ। और यही अर्थ जब सन के चारों ओर मूवमेंट करती तो इसका इफेक्ट होता है वेदर सर्किल, ऋतु परिवर्तन या ऋतु चक्र। 360 डिग्री अर्थ मूवमेंट करती है अपने एक्स पर 24 घंटे में, और 365 दिन और 6 घंटे में वो सन के चारों ओर मूवमेंट करती है। तो हमारे यहाँ 4 ऋतुएँ होती हैं, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक बरस के मौसम 4। ये गाना आपने सुना होगा। तो जो 4 सीजन है, समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम और हमारा स्प्रिंग, तो इसका इफेक्ट होता है रिवोल्यूशन के कारण। यानी ऋतु परिवर्तन का मेन रीजन है रिवोल्यूशन, और डे नाइट, सुबह शाम का रीजन है रोटेशन। अब और आगे बढ़िए। मोशन ऑफ अर्थ का जो सेक्शन है उसमें अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड रोटेशन, एंड इट रिवोल्यूट्स अराउंड द सन, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। इस इमेज में आप देख रहे हैं, रोटेशन में अर्थ वैसे मूवमेंट करी जैसे एक बाल, जैसे लट्टू घूमता है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक, एंटी क्लॉक। और रिवोल्यूशन में अर्थ का मूवमेंट सन के राउंडिंग में होता है, ठीक।
ये इनका मीनिंग भी हो गया। तो ज्योग्राफी एक पिक्चराइज सब्जेक्ट है, जितना आप इसको देख देख के समझेंगे तो उतना आसान। अब इसमें कुछ नोट्स जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, क्योंकि समझ की भाषा हमारी कोई भी हो तो वो लैंग्वेज सेलेक्ट करें जो आपको इजी लगती है, लेकिन आप कैसे भी। तो वही चीज़ में भी है, पृथ्वी सौरमंडल में 2 प्रकार की गति करती है, घूर्णन गति जिसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, और परिक्रमण जिसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। चूँकि पृथ्वी डेली मूवमेंट करती है, इसलिए घूर्णन गति को, रिवोल्यूशन को हम दैनिक गति कहते हैं, डेली मोशन। और परिक्रमण चूँकि साल में एक बार पृथ्वी सन के चारों मूवमेंट करती है, इसको हम एनुअल या वार्षिक मोशन या गति कहते हैं। और बाकी चीज़ें जो उसमें दी हैं कि अर्थ अपने एक्स पर जब वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती है तो इसी को पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है, उसका झुकाव 23.5 है, और इसी आधार पर पूरे अर्थ में दिन रात हर जगह एक जैसा नहीं होता, क्योंकि सन की रे कहीं सीधी होती है, कहीं आड़ी तिरछी होती है। इक्वेटर पर सन की लाइट हमेशा सीधी पड़ेगी, क्योंकि अर्थ का मूवमेंट अगर ऐसा है और सन ऐसा है तो इक्वेटर पर सन सीधा रहेगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल पर जैसे ही आप डाउन करेंगे सन की किरणें तिरछी होती जाएंगी। इसीलिए दिन का जो ड्यूरेशन है वो जैसे जैसे हम पोल की ओर जाएंगे चेंज होता जाएगा। और इसी आधार पर पोल पर, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, क्योंकि वहाँ 6 मंथ सन दिखता ही नहीं। इसी तरीके से आगे अभी और समझेंगे, लेकिन इस नोट्स को क्लियर कर देते हैं। जब अर्थ सन के चारों मूवमेंट करती है तो 23 सितंबर से 21 मार्च तक, यानी ये सितंबर है और ये 21 मार्च है, ऐसे ये पूरा हिस्सा अगर हम हाफ सर्किल में ले लें ऐसे, इस सेक्शन में सन का जो लाइट होता है इफेक्ट वो साउथ पर ज़्यादा होता है। यानी बाल हमारी ऐसे है और टार्च हमारी ऐसे है तो लाइट साउथ पर ज़्यादा पड़ती है। जैसे बाल को अगर हम यूँ झुका दें तो लाइट साउथ पर ज़्यादा पड़ेगी, बाल को यूँ झुका दें तो लाइट नॉर्थ पर ज़्यादा पड़ेगी, और बाल अगर सीधी है तो सेंटर पर पड़ेगी। साल में 2 बार ऐसा होता है जब सन की लाइट विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर सीधी पड़ती है, वो है 21 मार्च और 23 सितंबर। ये सब अभी आगे आएगा, आप सुनते रहिए। 21 मार्च और 23 सितंबर को हम बोलते हैं विषुव दिन या इक्विनॉक्स। इंग्लिश में इक्विनॉक्स बना है इक्वेटर से या विषुव। इस दिन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट आर इक्वल, दिन रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। इसी तरीके से 21 जून को 21 जून को सन की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जो कि अर्थ हमारी ऐसे है और लाइट हमारी ऐसे है, तो लाइट नॉर्थ पर, उत्तरी गोलार्ध पे अधिक पड़ेगी, इसलिए वहाँ दिन बड़े होंगे। 21 जून का मतलब है 21 जून सन कनेक्टेड विद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा से वो कनेक्ट होता है। यही वजह है कि इस दिन दिन बड़ा होता है, 13.5 घंटे का दिन होता है और 10.5 घंटे की रात होती है। इसी को बोलते हैं सबसे बड़ा दिन, और इसी को कर्क संक्रांति बोलते हैं, समर सोलेस्टिक। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी हम मनाते हैं, इंटरनेशनल योग डे। ठीक इसी तरीके से 22 दिसंबर 22 दिसंबर को सन की किरणें मकर रेखा से कनेक्ट होती हैं। मकर रेखा चूँकि साउथ में है इसलिए वहाँ पर दिन बड़ा होता है, इसलिए 22 दिसंबर को हम विंटर सोलेस्टिक कह सकते हैं, शीत संक्रांति या मकर संक्रांति। ये सारी बातें इसमें आएंगी। लेकिन 23 सितंबर से 21 मार्च की इस पोजीशन पर साउथ में दिन बड़े होते हैं, लेकिन यही अर्थ जब मार्च से सितंबर आएगी ऐसे, तो नॉर्थ पोल सन के सामने होगा, नॉर्थ गोलार्ध। तो इन 6 महीनों में यानी मार्च से सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी। और यही इसमें देखिए लिखा हुआ है, 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटा से अधिक रहता है, इसलिए जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जाते हैं दिन का ड्यूरेशन बढ़ता है। और इसी तरीके से आपका आगे भी होगा, बाकी डिटेल से आप पढ़ते रहिएगा। और समर सोलेस्टिक, विंटर सोलेस्टिक अभी मैंने बताया था, 2 संक्रांतियाँ हैं। जब आप पृथ्वी का मौसम पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपकी आएंगी। तो इसमें एक ध्यान रखना है कि सोलेस्टिक किस दिन होती है, उसका इफेक्ट क्या होता है। तो समर सोलेस्टिक को बोलते हैं कर्क संक्रांति, ये होती है 21 जून को, और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लॉन्गेस्ट होता है। और विंटर सोलेस्टिक का संबंध होता है मकर रेखा से, इसका संबंध होता है 22 दिसंबर, 21 या 22 दिसंबर। तो इस दिन साउथ में दिन बड़ा होता है
और रातें छोटी होती। इसका उल्टा होगा, उत्तर में दिन छोटा होगा, रातें बड़ी होंगी। बाकी इमेज आपके सामने है। और देखिए इस तरीके से 21 मार्च और 23 सितंबर, इसमें दो डेट दी हैं, 20 या 21। जनरली 21 मार्च ही होता है, लेकिन कभी कभी 20 मार्च भी काउंट कर लेते हैं। तो 20 से 21 मार्च या 23 सितंबर को सन की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, और इसीलिए यहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे, 4 क्वेश्चन बनेंगे जब आप टेट सीटेट जैसे वनडे एग्जाम की तैयारी करेंगे। दिन रात कब बराबर होते हैं, किस दिन बराबर होते हैं? तो आंसर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर। और विषुव क्या होते हैं? जब सन नियरेस्ट विद इक्वेटर। और विषुव किस किस दिन होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा कब होता है? लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, तो 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा कब होता है? तो लॉन्गेस्ट डे इन साउथ हेमिस्फीयर 22 दिसंबर। ये सारी बातें इसमें है। इतना अगर आपका क्लियर है तो आप आसानी से चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, हमारा काम एक माली जैसा है। हम पौधों को लगा सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ तो पौधे को ही करनी। तो यही सी बात है, हमारा काम है कॉन्सेप्ट को समझाना। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप उसमें खाद पानी डालते रहो, अभ्यास करें, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा समझें, तो आपका भी बीज अंकुरित होगा, नहीं तो वो किसी काम का नहीं। ये अभ्यास मस्ट है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ, आप लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ का मतलब होता है द मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इन नोन एज रोटेशन, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर, अपने धुरी पर, अपने केंद्र पर घूमना ही परिभ्रमण कहलाता है, वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर है? और इसमें एक चीज़ और है, 2-4 पॉइंट हैं, आगे हो सकता है अपने नोट्स को बनाते समय इनको छोड़ सकते हैं, रह सकते हैं। जब अर्थ मूवमेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ दिस मूवमेंट, द व्यूअर्स पोजीशन, जो स्थिति होती है दिखने की, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का रोटेशन, हालांकि अर्थ मूवमेंट ही करती है, लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्लॉक और एंटी क्लॉक में बदल जाता है देखने में। उसके लिए कुछ और भी रीजन है, जैसे फेरल का इफेक्ट है, कोरियालिस इफेक्ट है। तो माना जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवाएं क्लॉक वाइज चलती हैं, दक्षिण में एंटी क्लॉक चलती हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे। इसीलिए माना जाता है कि जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर हवाओं का मूवमेंट जो होता है वो आपका दिखता है एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ में दिखता है क्लॉकवाइज, क्योंकि दोनों पोल अलग अलग हैं। तो अर्थ के मूवमेंट से जो हमारे पोल्स हैं उनके डायरेक्शन में फ़र्क दिखता है, होता नहीं। अब रोटेशन में 2-4 पॉइंट और भी हैं, जैसे अर्थ रोटेट वंस इन 24 आवर्स, 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है। इसका इफेक्ट ये होता है, कहीं दिन होता है, कहीं रात होती है, कहीं सुबह होता है, कहीं शाम होता है। और इसका जो मोमेंट होता है उसी पर दिन रात रिस्पॉन्सिबल होते हैं, निर्भर होते हैं। एट एनी वन मोमेंट इन टाइम एनी हाफ ऑफ द अर्थ इज इन सनलाइट while the other half is darkness. When the earth rotate we get day and night. इसका मतलब ये हुआ, पृथ्वी का आधा हिस्सा सन के सामने होगा, वहाँ डे होगा, और जहाँ लाइट नहीं पड़ती है वहाँ नाइट होगा। आप इमेज में देख सकते हैं। और जहाँ पर डे और नाइट क्लोज होते हैं, जहाँ डे खत्म होता है नाइट क्लोज होती है, जहाँ पर सन दिखना क्लोज हो जाता है वहीं पर इवनिंग यानी गोबेला होती है, यानी इवनिंग होती है शाम की 6 के आसपास, जब सूर्यास्त हो जाता है। और जहाँ दिन रात खत्म होती है, दिन शुरू होता है, जैसे अपोजिट साइड में, क्योंकि पृथ्वी मूवमेंट करती है, तो जहाँ से सन दिखना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं मॉर्निंग, सुबह के 6 बजने लगते हैं। इस तरीके से हर प्लेस में सुबह भी होता है, दोपहर भी होता है, क्योंकि सन तो कांस्टेंट है, पृथ्वी मूवमेंट करती है। कभी ना कभी कोई प्लेस, जैसे लखनऊ ही है, तो कभी ना कभी वो सन के सामने होगा, तो वहाँ दोपहर के 12 बजेंगे। जैसे जैसे वो जस्ट लास्ट पोजीशन पे आएगा शाम के 6 यानी 90 डिग्री के आसपास, तो वहाँ पर शाम होगी। फिर उस प्लेस में रात तब होगी जब 180 अंश पर आएगा, और इधर 90 वेस्ट में जाएगा तो वहाँ सुबह होगी। इसलिए दिन रात आते जाते रहते हैं, ये नेचर है। तो यही सारी बातें इसमें हैं, जो समय से चीज़ों को मेंटेन रखना है।
तो बाकी इसकी PDF मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, अच्छे पॉइंट निकाल के अपना एक नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा। फिर असाइनमेंट जब हम आपसे मांगे तो दीजिएगा, जो भी इसमें फिर पॉइंट हैं, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, फिर वो देखेंगे। आप करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, गिरेंगे तभी उठेंगे। अब चलने के गिरने के डर से कोई चलना नहीं छोड़ देता। आप कमियाँ होंगी, गलतियाँ होंगी, इसके कारण आप लिखना ही छोड़ दें, गलत है। ठीक, विवेकानंद का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि सफलता के रास्तों में असफलता की धूलें उड़ेंगी। जायज़ बात है कि इनको भी स्वीकारें, खेलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, गिरेंगे तभी तो उठेंगे। अगला है रोटेशन ऑफ अर्थ में नेक्स्ट पॉइंट, रोटेशन डिस्टिंक्ट द लेंथ ऑफ ड्यूरेंकल सर्किल डे और नाइट। द अर्थ रोटेट ऑन एन एक्सिस दैट इज टिप्स ओवर एन 23.5 डिग्री। पृथ्वी का जो एक्सिस मोमेंट है, जो झुकाव है, 23.5 अंश माना जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दें, अर्थ एक सर्किल फॉर्म में है, एक वृत्त के फॉर्म में है। 360 डिग्री पृथ्वी का टोटल अक्षांश है और लगभग 24 आवर्स लगते हैं पूरे सर्किल को कंप्लीट होने में। तो 360 को 24 से आप भाग दें तो अंतर कितना आएगा? 15, और 15 से भाग देंगे तो अंतर आएगा 24। इसका साफ साफ मतलब है कि 24 घंटे में जहाँ 360 डिग्री अर्थ मूवमेंट करती है तो 1 घंटे में कितना करेगी? 15, और 15 चक्कू 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 4 मिनट में अर्थ एक अक्षांश आगे बढ़ती है। तो 15 में 1 घंटा, इस तरीके से 24 में 360 डिग्री। तो इस आधार पर जब अर्थ मूवमेंट करती है, पृथ्वी जो इक्वेटर है उसका जो लेंथ है वो 40,076 किलोमीटर है। ऐसे 40,076 किलोमीटर, 360 डिग्री जब मूवमेंट करते हैं तो इसको किलोमीटर में 40,076 किलोमीटर हम मान सकते हैं। तो इसका यही चीज़ इसमें शो की गई है। तो अर्थ रोटेट एन अप्रॉक्सीमेटली 2 डिग्री पर आवर। द अर्थ सरफेस मूव एट द इक्वेटर एट द स्पीड ऑफ अबाउट 467 मीटर पर सेकेंड और ओवर 1675 किलोमीटर पर आवर। यानी इक्वेटर पर अर्थ पर घंटा 1675 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। यानी 1 घंटे पर सेकेंड, यानी 1 घंटे में हम 15 अक्षांश आगे बढ़ते हैं। 15 देशांतर आगे बढ़ेंगे या अक्षांश आगे बढ़ेंगे। तो वो 15 जो अक्षांश हैं, जो लेटीट्यूड्स हैं, वो 1675 किलोमीटर के बराबर होंगे। इस तरीके से 1675 करते जाएंगे तो 360 बराबर के 40,000 के ऊपर चला जाएगा। तो कहीं कहीं थोड़ी बातें कॉन्सेप्टिव हैं, कहीं कहीं थोड़ी बातें थोड़ी डीप भी हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितनी ईमानदारी से लेते हैं। तो छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि विषय में थोड़ी सी हॉनेस्टी, ईमानदारी बरती जाए। अब आते हैं रिवॉल्यूशन पर। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एनी इलिप्टिकल ऑर्बिट। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सन के चारों ओर एक चक्कर लगाती है। यानी अराउंडिंग ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ अर्थ विद अराउंडिंग ऑफ सन। तो पृथ्वी की जो ऑर्बिट एक कक्षा है वो दीर्घ वृत्ताकार है और ये एक समान नहीं होती, कहीं कम होती, कहीं ज़्यादा होती है। तो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ में कुछ पॉइंट और देख लीजिए। बीच में सन है, अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, तो उस आधार पर कहीं 21 जून है, कहीं 22 दिसंबर है, कहीं 21 मार्च है, कहीं 23 सितंबर है। इसी PDF को थोड़ा सा आप जूम करके देखेंगे तो डेट वगैरह दिख जाएंगी। तो इट टेक्स 365 डे एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। ये पृथ्वी को एक चक्कर सन का पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते। और द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन चेंज ड्यू टू रिवॉल्यूशन। इनके बीच की जो दूरी है वो पृथ्वी के मूवमेंट के कारण कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। इसलिए कहीं सन से नज़दीक होते हैं, जैसे 3 जनवरी और 4 जुलाई को सन पृथ्वी के नज़दीक होता है और दूर होता है। और इसी आधार पर जब ये चेंज होता है तो हमारे यहाँ सीजन बनते हैं, क्योंकि लाइट कहीं नज़दीक होती है, कहीं दूर होती है। तो ये सब सीजन यानी ऋतुओं को क्रिएट करते हैं।
रिवॉल्व्स इन एन एलिप्टिकल शेप। पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो एक दीर्घ वृत्ताकार आकृति में है और ये कहीं सन से क्लोज है, कहीं दूर है, और इसी एंगल के आधार पर हमारे सीजन क्रिएट होते हैं। वो बात वही हो गई। अब पूरे लेक्चर को मैं एक साथ समझा देता हूँ। ये तो एक नोट्स के फॉर्म में, इसलिए जो दिख रहा है मैं उसी को समझा रहा हूँ, लेकिन समझाते समय कुछ हमने अपनी तरफ से बातें कही। जैसे केवल 1 मिनट में सारी बातें मैं क्लियर कर दूँ। मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जो गतियाँ हैं वो 2 प्रकार की हैं। नंबर 1 पर रोटेशन, नंबर 2 पर रिवोल्यूशन। परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन, इसका अर्थ होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर मूवमेंट करना। इसका इफेक्ट क्या होता है? दिन रात सुबह शाम। ठीक, अगला है रिवोल्यूशन। इसका अर्थ होता है परिक्रमण करना। इसका मीनिंग होता है सन का अर्थ का सन के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार शेप में चक्कर लगाना। इसका इफेक्ट होता है वेदर, सीजन, ऋतु परिवर्तन। और इसमें 21 जून को सन जब कर्करेखा पर निरेस्ट होता है तब दिन बड़े होते हैं, दिन की अवधि सबसे अधिक होती है। इसको कर्क संक्रांति बोलते हैं, समर सोलिस्टिक। इसी तरीके से 22 दिसंबर को जब सन मकर रेखा पर निरेस्ट होता है तो वहाँ साउथ में दिन बड़े होते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है 21 जून को, दक्षिण में बड़ा होता है 22 दिसंबर को। इसी तरीके से मार्च और सितंबर की स्थिति ऊपर नीचे वाली है। तो मार्च और सितंबर को सन इक्वेटर पर सीधे, यानी आपको ध्यान रखना एक बाल है तो जून को बाल का झुकाव नॉर्थ की तरफ होता है सन का, और साउथ में दिसंबर में, और सेंटर पर मार्च और सितंबर में। मार्च और सितंबर में सन की किरणें इक्वेटर पर सीधी पड़ती है, दिन रात बराबर होते हैं, और इसलिए यहाँ का मौसम मार्च और सितंबर का एक जैसा होता है। न बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, न बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। जबकि 21 जून को, जून के महीने में नॉर्थ में समर होगा तो साउथ में विंटर होगा, और दिसंबर को नॉर्थ में विंटर होगा, साउथ में समर होगा, क्योंकि सन की रे के आधार पर हम वेदर सीजन डिसाइड करते हैं। और इसी तरीके से फिर वर्षा होती है, मानसून आता है, जो विंड्स ऑलवेज ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब नॉर्थ और साउथ में वेदर चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। अब जून के महीने में यदि भारत में टेम्परेचर अधिक है तो प्रेशर कम होगा, निम्न वायुदाब क्रिएट होगा, और साउथ में यानी ऑस्ट्रेलिया में वेदर विंटर है तो वहाँ टेम्परेचर कम है तो प्रेशर हाई होगा, हवाएं हैवी होंगी, ह्यूमिडिटी उनमें अधिक होगी। और विंड्स ऑलवेज ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब चलती हैं। इसका साफ साफ मतलब है मानसून जब भी आएगा भारत में साउथ से नॉर्थ आएगा, क्योंकि साउथ में हाई प्रेशर होता है, नॉर्थ में लो प्रेशर होता है। यही जब दिसंबर आता है तो साउथ सन के निरेस्ट होता है, वहाँ लो प्रेशर बन जाता है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर अधिक होता है। जबकि भारत उत्तर में है, वहाँ दिसंबर जनवरी में विंटर होता है, टेम्परेचर कम होता है, हवाएं हैवी होती हैं और विंड चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवाओं ने कोई रिजर्वेशन नहीं कराया है, बस जहाँ लो प्रेशर मिलेगा भागेंगी। चक्रवात साइक्लोन में भी यही होता है। आज साइक्लोन चल रहे हैं, छिपकली ने कहर बरपाया है आज अरब सागर में, तो साइक्लोन में भी यही होता है। साइक्लोन के केंद्र में एक लो प्रेशर होता है, उस लो प्रेशर का रीजन टेम्परेचर भी हो सकता है, डायनेमिक प्रेशर भी हो सकता है, और उस लो प्रेशर को कवर करने के लिए आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं वो चलती हैं, और इसके कारण हवाएं सेंट्रलाइज हो जाती हैं, और उसका इफेक्ट ये होता है कि समुद्र की लहरें उठती हैं और देश की तरफ, तटों की तरफ भागती हैं, और यही वजह मानसून के साथ भी है। तो इस आधार पर ये पूरा लेक्चर है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है रिवोल्यूशन का। तो रिवोल्यूशन में आप जब नोट्स बनाएंगे तो 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, इन चारों को अपना लिखिएगा। 21 जून को कर्क संक्रांति, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव या इक्विनॉक्स, इसमें दिन रात इक्वल होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, और इमेज को भी बना के रखते हैं तो अच्छा, कोई दिक्कत ना हो इसके लिए हम ये PDF फाइल आपको सेंड कर देंगे, जिससे आपको समझने में, लिखने में आसानी हो। तो उसी आधार पर हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इसका असाइनमेंट भी वैसे दें जैसे हम आपसे चाहते हैं। और इसी सारी बातों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।